जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास ऑलरेडी जो है आपको 2021 के आरएस प्री के पेपर के लिए मिल चुकी है, जिसमें मैंने आपको जो है उस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया और आपको ये बताया कि किस तरह से ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में भी अपन 28-29 क्वेश्चन किए थे, तो आप मान के चलिए कि साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के जो है वो कम से कम 30 सवाल जो है आपको इस एग्जाम में मिलते हैं और 30 एग्जाम जो है वो प्री को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा वेटेज है। तो आप जो है इन क्लासेस को देखिए और आपको जो है एनी हाउ इन पूरी क्लासेस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको जरूर जो है एग्जाम में आपके काम आएंगे कि इस क्वेश्चन को हमको इस बेस पे जो है वो सर ने बताया है और हमको ये करना है। अगर 30 क्वेश्चन में से भी आप अगर इन क्लासेस को देख के अगर 20-22 क्वेश्चन भी सही करके आते तो आप मान के चलिए कि आपके रिजल्ट में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये 2021 का पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2018 का पेपर है जो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आरएस प्री 2018 का जो है ये आपके सामने पेपर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोज रेशे का उदाहरण है। गैर सेल्यूलोजी का मतलब ये होता है कि जो सेल्यूलोज से नहीं बना हुआ है, गैर सेल्यूलोज। ठीक है, तो यहां पर देखिए जूट, लिनन और रेयन जो है इससे कपड़ा बनाया जाता है, यानी कि ये जो है सेल्यूलोजी जो है वो रेशे का उदाहरण है। गैर सेल्यूलोजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, जो किससे बना होता है, पॉलीमाइड से बना होता है। किससे बना होता है, पॉलीमाइड से बना होता है। तो इसीलिए यहां पर इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, जो क्या है एक गैर सेल्यूलोजी रेशा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। तो देखिए यहाँ पे जो टीवी के रिमोट में जो वेव्स होती है उन वेव्स को हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। अब यहां पर देखिए ये जो है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स को हम क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं। और अवरक्त किरणें जो हैं ये हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ दृश्य प्रकाश दिखाई देता है। इंफ्रारेड को जनरली अगर आपको देखना है तो आप टीवी के रिमोट और कैमरे की सहायता से देख सकते हैं। आपको रेड कलर की उसमें जो है वो लाइट दिखेगी। तो टीवी का जो रिमोट है वो इंफ्रारेड वाली किरणों पर जो है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ताम्र संदूषण, ताम्र को खराब होने से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर ताम्र संदूषण, यानी ताम्र संदूषण किसके ऊपर, पीतल के बर्तनों के ऊपर। तो पीतल के बर्तनों के ऊपर उनको ताम्र संदूषण से बचाने के लिए हम किस धातु की परत चढ़ाते हैं, तो उस पर हम चढ़ाते हैं रागी की, यानी कि टिन की। किसकी चढ़ाते हैं, टिन की। और टिन जो है इसका क्या है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है एसएन। क्या होता है, एसएन। तो एसएन की जो परत है वो हम किसी ऊपर चढ़ाते हैं, पीतल के बर्तनों पर चढ़ाते हैं। किसके लिए, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है। तो परा उच्च आवृत्ति यानी हाई रेजोल्यूशन की जो उच्च आवृत्ति यानी जो होती है किरणें, उनको हम किस में यूज करते हैं, तो देखो भू तरंगों में भी नहीं करते हैं, पृष्ठ तरंगों में नहीं करते हैं, आकाश तरंगों में नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो परा उच्च आवृत्ति की जो तरंगे होती है उनको हम किसके लिए यूज करते हैं, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में यूज करते हैं। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो। एक ऐसा कण आपको बताना है जिसकी विमा जो है वो क्या हो, 10⁻⁷ से कम हो। अब आपको ये पता होना चाहिए परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसकी त्रिज्या जो है वो लगभग 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक फर्मी बराबर क्या होता है, जिससे हम किसको मापते हैं, नाभिक को मापते हैं। तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, 10⁻⁷। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻6। तो माइक्रो, मिली और ये 10⁻3 और ये मैक्रो, यानी मैक्रो मतलब बड़ा। तो नैनो पार्टिकल क्या होगा, नैनो पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁷ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, नैनो पार्टिकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का हमको चयन करना है। यहाँ पर आपको एक कॉलम 1 दे रखा है, दूसरा कॉलम बी दे रखा है। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है और 2 को मिलाते हुए हमको ये देखना है कि कौन किसके साथ जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको पता है वो पहले लगा लीजिए आप। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि दूध शर्करा जो है उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। दूध शर्करा को हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। इसी तरह से चीनी जो है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, सुक्रोज कहलाती है। क्या कहलाती है, सुक्रोज। फल शर्करा जो है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। फल शर्करा को हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। दाक्ष शर्करा जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और स्टीविया जो है
वो एक प्राकृतिक स्वीटनर होता है। ठीक है, तो इन सबको अगर अपन मैच करेंगे तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही है जो है चौथा, यानी कि देखिए दार्क शर्करा ग्लूकोज में, पहले में फोर्थ फल शर्करा जो है वो क्या है फ्रक्टोज, लैक्टोज हो जाएगी, चीनी आपके लिए सुक्रोज हो जाएगी और स्टीविया आपके लिए प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएंगे। अब ये जो भी दूध शर्करा है, चीनी है, ये सारे आपके लिए क्या है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये किससे बनते हैं तो ध्यान रखना आप, कार्बोहाइड्रेट C अनुपात H अनुपात O में बनते हैं और इनका अनुपात का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया और 2018 में भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता। तो मैंने आपको कहा था पिछली वाली क्लास में कि डाउन सिंड्रोम जो है यानी 21वें गुणसूत्र की फोटोकॉपी होना, 21वें गुणसूत्र की फोटोकॉपी से जो होता है उसको हम कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे वातावरण को या वायुमंडल को जो है वो हानि पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बन पद चिन्ह है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम जो है वातावरण को किस आधार पर जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा कार्बन पद चिन्ह हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर जो है उसको हम कार्बन डाई सूचकांक कहेंगे और पृथक्करण और अवशोषण अलग है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए, एसिड रेन क्या होता है वो देखिए आप, एसिड रेन का मतलब ये होता है कि अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा से क्या जो है वो इसका हानिकारक प्रभाव है। तो अम्लीय वर्षा जो है उसका हानिकारक प्रभाव ये है कि जब अम्ल वर्षा जो है वो नॉर्मल पानी में मिलता है और ये पानी जो है वो बह के जब जलाशयों में जाता है तो जलाशयों की जो पीएच है, जलाशयों की जो पीएच है उस पीएच को क्या कर देता है चेंज कर देता है। जलाशयों की पीएच को क्या कर देता है चेंज कर देता है। और जलाशयों की पीएच चेंज होने की वजह से जलाशय में रहने वाले जो जीव और जानवर है वो जो है वहां पर क्या हो जाते हैं, अंदर जो है वो जीव जंतु वो क्या होता है मर जाते हैं, क्योंकि पीएच जो है वो क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है। पीएच क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है। यहाँ पर अपन पढ़ भी एसिडिक रेन के लिए रहे हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के अंदर जो दो मेन चीजें निकलती है वो क्या निकलती है, एक तो निकलती है N2O और एक निकलती है SO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या है, तो ईंधन के जलने पर निकलने वाली गैसें, कारखानों से निकलने वाली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसें हैं वो सारी गैसें कौन सी होती है N2 और SO2 होती है। और ये N2 और SO2 जो होती है ये वायुमंडल में जाकर H2O से क्रिया करती है और H2 से क्रिया करने के बाद में ये क्या बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ये दोनों ही जो है वो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और हमारे जो पानी है उसकी पीएच को क्या कर देते हैं परिवर्तित कर देते हैं। चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार, ये तो सबको पता है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए जो है देखिए ये द्विकुंडलित हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो किसने दी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो किसने दी वॉटसन व क्रिक ने दी। किसने दी वॉटसन और क्रिक ने दी। और यहाँ से आरएनए के लिए भी पढ़ लीजिए आप, आरएनए जो है इसकी फुल फॉर्म आपको आती होगी डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक चीज और देखिए कि डीएनए जो होता है इस डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, देखिए डीऑक्सीराइबोज, तो इसमें राइबोज शर्करा होती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है डीएनए में शर्करा और आरएनए में भी कौन सी शर्करा होती है, तो राइबोज जो है वो इसमें क्या होती है शर्करा होती है। अब यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो सबकी फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग है। तो ये क्या है डीएनए बहुरूपता है, अलग अलग सबका जो है वो डीएनए क्या होगा अलग अलग होगा। तो डीएनए की खोज वॉटसन व क्रिक, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में भी राइबोज शर्करा होती है। ये फिर से तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, मैसेंजर राइबोसोमल और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला देखिए हम इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, ये तो सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी सही है। गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। तो गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा ना करके तेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये गलत है। निम्नलिखित होने वाले पदार्थों में कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, सब्जियों के अवशिष्ट आदि होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए जो है वो फास्ट करते हैं, स्लो नहीं करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। केचुआ जो है वो किसानों का मित्र है, जो जनरली क्या करता है कि मिट्टी को जो है वो पोचा कर देता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी मिट्टी को जो है इस रूप बना देता है जब बारिश का पानी हो तो आसानी से जड़ों में चला जाए।
मिट्टी को जो है वो खुरदरी जो मतलब टाइट मिट्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं, जो अपन ढीला बना देता है ताकि आराम से पानी जड़ों तक पहुंच जाए और फसल जो है वो अच्छी हो। चलिए यहां से अब हमारा थोड़ा सा रीजनिंग वाला पोर्शन शुरू हो गया है। इस प्रश्न में एक कथन के साथ दो परिकल्पनाएं दी गई है। कथन दे रखा है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, और परिकल्पना है मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है और मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मांसपेशियां कमजोर होती है तो मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते, ये हमको ही पता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल दो जो है वो अंतर्निहित है कि मोटे व्यक्ति जो है सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती होनी चाहिए। देखिए कथन, निष्कर्ष, तर्क संगत, तर्क अवधारणाएं, ये क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी थे, इसमें भी है, तो आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस में क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, काफी वेटेज होता है उनका। प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती, अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरियां जो है वो सिर्फ किस आधार पर दे देनी चाहिए, अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर दे देनी चाहिए। उसके लिए आपको जो है किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कराना चाहिए। इस तरह से आप ओपन कर दीजिए इसको। अब तर्क कह रहा है हाँ यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सही नहीं कर सकते। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नई भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, इसका मतलब केवल दो जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी शाखाएं फूल है, सभी फूल पत्तियां हैं। इस आधार पर देखिए ये कथन निष्कर्ष हो गया आपका, सभी शाखाएं फूल है। इसके लिए मेरी क्लास आपको ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी जिसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है। खैर आपके पास अब समय की कमी है, लेकिन फिर भी आप ये जो क्लास चल रही है उस क्लास को जरूर देख के जाएं, उससे ही आपके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सभी शाखाएं जो है वो क्या है, फूल है, और सभी जो फूल है वो क्या है, पत्तियां हैं। सभी फूल जो है वो क्या है, पत्तियां हैं। तो अब निष्कर्ष देखिए, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो सभी शाखाएं जो है वो क्या है, पत्तियां हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑल वाला क्वेश्चन आता है तो ऑल वाले क्वेश्चन में अंदर से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो हमेशा ऑल आएगा, सभी आएगा, लेकिन आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो जो है क्या आएगा, कुछ आएगा। तो क्या आएगा, कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो सभी शाखाएं जो है वो पत्तियां हैं, पहला सही है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो कुछ पत्तियां बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो कुछ शाखाएं पत्तियां, ये भी सही है। सभी फूल शाखाएं, सभी फूल शाखाएं बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और सभी पत्तियां शाखाएं भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक व दो ही अनुसरण करते हैं। सभी शाखाएं पत्तियां हैं और कुछ पत्तियां जो है वो क्या है, शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कथन दे रखा है और कार्यवाही दे रखी है कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। तो नई भर्ती नीति में यानी कि किसी भी कंपनी में जो है वहां के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक करी है, किस बेस पे कि नई भर्ती नीति यानी नया उन्होंने कोई रूल पास किया है। कार्यवाही क्या क्या हो सकती है, तो कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो देखिए ये जनरली अगर कोई कंपनी जो है वो नया रूल अगर फॉर्मेट कर रही है, नया रूल बना रही है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वो है ना बिना सोचे समझे काम करेगी नहीं। तो ये जनरली हम नहीं कह सकते कि वो वापस ले लें और इन सभी कर्मचारियों को सेवा के तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, कंपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, ना तो पहला अनुसरण करता है ना दूसरा अनुसरण करता है। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 2018 की भर्ती के हिसाब से जो है इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क है, यानी कि इसमें बोनस मिला गया है। इसमें क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और समांतर चतुर्भुजों की संख्या के आधार पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, बोनस दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 + 5 - 2 = 33 है, 4 + 5 - 2 = 33 दे रखा है, तो ये कैसे आएगा, देखो तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, ये कितना आ गया, 41 आ गया आपके लिए। तो ये 16 और 25 41 हो गया। -2 करेंगे तो 43 हो रहा है, तो -2 का यहाँ पे क्या कर रखा है, -2 का क्यूब कर रखा है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके लिए 8, 41 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। दूसरा देखिए आप 10 + 12 - 5 = 119 दे रखा है, तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये हो गया 244, 244 में से अब 125 निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 119। तो 2 का स्क्वायर कर रखा है और 1 का क्यूब कर रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 3 का क्यूब 27। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 में से 27 माइनस करने, 100 में से 27 माइनस किए तो ये आ जाएगा आपका 73। चलिए आगे का सवाल देखिए आप, ये देखिए ये क्वाड्रिक डिकोडिंग का सवाल है।
तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, अपन y से अगर w पे जाएंगे तो y आता है आपका 25 पे, कितने पे आता है 25 पे, और w कितने पे आता है 23 पे, तो ये माइनस का 2 कर रखा है। फिर w से आप u पे जाएंगे तो u आता है आपका 21 पे, तो फिर माइनस का 2, फिर u से s पे तो फिर माइनस का 2, और फिर वापिस यहाँ से माइनस का 2 करेंगे, 19 में से माइनस का 2 करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 पे आपको क्या मिलेगा बताइए, 17 पे आपको क्या मिलेगा पी क्यू, 17 पे क्या मिल जाएगा क्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्यू किस में आ रहा है 2 में आ रहा है। चलिए आगे वाला देखिए, तो क्यू के साथ में जे आ रहा है। अब नीचे वाला देखना है एफ आएगा या जी आएगा। तो देखिए डब्ल्यू 23 पे, एस 19 पे, 4 माइनस, फिर 15, 4 माइनस, के में से 4, के 11 में से 4 के 7, 7 पे क्या आता है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही जाएगा। ऊपर -2 है, नीचे -4 है। ये सवाल तो क्या देखिए आप लोग कर ही लेंगे। असंगत चुनना है, ये लिखा हुआ है ए डी सी बी वी एक्स वाई डब्ल्यू एम पी ओ एन और एस वी यू और टी। तो देखिए ए से डी +3 -1, यहां पर भी 13 से 16 +3, ये -1, यहां पर भी ये +3 और ये -1, यहाँ पे +3, 22 में से 3 जोड़ेंगे तो 25, यानी यहाँ y आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग तो खैर आप लोग देखिए आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए आसान होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, बिना प्रैक्टिस तो आप एग्जाम देने जाएंगे नहीं। एक ट्रू एस्पिरेंट होना और सिर्फ एग्जाम देने के जाना है, इन दोनों में बहुत बड़ी चीजें होती है। फिर से मेरी लाइन सुनना आप, एक ट्रू एस्पिरेंट होना कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, और एक सिर्फ की हाँ फॉर्म भरा और पेपर देने जाना, उन दोनों में रात और दिन का फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूर्ण भाषा में आपको दे रखा है जिसमें आपको पूछा गया ही के लिए यहाँ पर क्या आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरी रीजनिंग के लिए आपको इंशाल्लाह पर जो है वो मेरी क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या जो है वो कॉमन आ रहा है। तो देखिए हमें ही के लिए पूछा है, तो ही देखिए कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। तो ही जो है वो सिर्फ इस जगह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब ही का कोड हमको निकालना है। तो उस इस देखिए इस किस किस में आ रहा है, इस इन दोनों में आ रहा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा देखिए आप, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो PLOY, तो इसका कोड हो गया PLOY। ठीक है, फिर ब्रिंगिंग किस किस में आ रहा है, तो इन दोनों में ब्रिंगिंग कॉमन आ रहा है। तो देखिए ब्रिंगिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो ब्रिंगिंग जो है T इज ब्रिंगिंग T किस किस में कॉमन आ रहा है, देखिए T इसमें कॉमन आ रहा है और T इसमें कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में देखिए कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, तो SUT दोनों में कॉमन आ रहा है। तो T जो है उसका कोड क्या हो जाएगा SUT, T का कोड क्या हो जाएगा SUT। इसका निकाल दिया हमने, T का निकाल दिया, अब ब्रिंगिंग का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंगिंग यहाँ पर भी है और ब्रिंगिंग जो है वो यहाँ पर भी है, और इन दोनों में जो है वो PLOY के अलावा और क्या कॉमन आ रहा है LEW। तो यहाँ पर ब्रिंगिंग जो है उसका क्या आ जाएगा LEW आ जाएगा, और हमें निकालना है ही। तो देखिए SU2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो आंसर क्या हो जाएगा WIR। क्या हो जाएगा आंसर WI और R कॉमन निकालना है। अभी देखिए अभी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को अब शुरू से पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सीधा सा है देखिए कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद आप इसका आंसर निकालिए कि देखिए ही कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा तो इसका आंसर निकाल दीजिए, साथ में ब्रिंगिंग का निकाल दीजिए और साथ में जो है वो आप टी का निकाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप सोचो सर बी और इस तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ही का आंसर चाहिए और ही का आंसर हमको क्या मिल गया WIR। लेकिन यहाँ से जो WIR है वो भी देखो कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, तो देखिए श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, इसका मतलब दोनों ही मेल कैंडिडेट है। बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। बी जो है वो किसका पिता है, सी और डी। इसमें वो बता रखा है कि एक पुत्र जो है ये इसका मतलब ये मेल है और ये जो है वो क्या है फीमेल है। ठीक है, उसके बाद में ई ए की माता है, ई जो है वो किसकी माता है, ए की माता है। सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, सी जो है वो विवाहित है यानी कि उसकी एक वाइफ है और उसके वापिस सी के भी जो है वो क्या है एक पुत्र है। ठीक है, ई बी की पुत्र वधू है, ई जो है वो बी की पुत्र वधू है। तो देखिए ई जो है वो बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू का मतलब पुत्र की वाइफ, तो मतलब ये ई यहाँ आ गई। और ए जो है वो ई जो है वो ए की माता है, तो ये ए यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए इसका मतलब आपस में सी का जो पुत्र है वो यही हो सकता है। ए किस प्रकार से बी से संबंधित है, तो देखिए सीधा सीधा है, बी जो है इसके पुत्र के चाहे पुत्री हो चाहे पौत्र हो, तो ये आंसर सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा पौत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड प्राकृत संख्या है तो समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 के विभिन्न हलों की मतलब टोटल मिला के 6 आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह से 4 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से हम कितने इसके आंसर निकाल सकते हैं, तो इसके हम कितने आंसर निकाल सकते हैं, इसके हम 10 हल निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमको अलग अलग वैल्यू रखनी है और अलग अलग वैल्यू रख के हमको आंसर निकालना है कि ओवरऑल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। चलिए, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग 74 होता है, 3 संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देखने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें। चलिए देखिए, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो जैसे मान लो कि 3 क्रमागत संख्याएं मैंने आपके सामने ले ली x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है कि इनको जो है वापस बारी बारी से विभाजित किया गया है। तो चलिए देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को सबसे पहले मैं x से विभाजित करूं तो x से x कैंसिल, एक तो आ गया आपका x प्लस 1 और x प्लस 2। इसी तरह से मैं इसको वापस जो है x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो ये आपका क्या बच गया, x और x प्लस 2। और इसी तरह से मैं इसको जो है वो x प्लस 2 से विभाजित करूंगा तो x प्लस 2 से विभाजित करने पर x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपके लिए क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। और इन सब का योग कितना दे रखा है आपको, 74 दे रखा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, ठीक है। 1 को x से किया तो x और 2 एकम 2, एक तो ये आ गया। फिर यहाँ पर देखो प्लस x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर आप यहाँ देखो x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3x, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर और प्लस x। इन सबको आप जोड़ लीजिए तो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 3x 2x और 1 यानी प्लस का 6x, ठीक है। और प्लस का ये क्या बच गया, 2 बच गया। अब आप यहाँ चाहो तो 3 वैसे भी कॉमन ले, 3 ये लास्ट में क्या बचा है, 2 बच रहा है ना, एक ही जगह पर जो है वो आपको 2 एकम 2 मिलेगा, भाई कहीं नहीं मिलेगा। चलो तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में जो है वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 2, ठीक है। अब हमें इसके जो है वो क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड के आधार पर हमको ये पता लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए गुणनखंड कैसे होंगे इसके, तो इसको गुणनखंड करने के लिए हमें जो है, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी होगी, खैर तो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। देखिए 3 जो है वो 2 से गुणा हो जाएगा, 6 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर जो है वो क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर साथ में अपने क्या चल रहा है, इनका योग 74 है, तो योग क्या है इनका, 74 है। तो यहाँ से देखिए अब आप 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2 और माइनस का 74, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 72। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2x और ये बन जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। अब स्प्लिट मेथड से हम इसको अलग कर लेंगे, तो हमको ऐसा गुणा भाग करना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए और घटाने पर जो है ये कितने आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 6 चौक 24, 6 इंटू 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और माइनस का 24। चलो यहां लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर 6x माइनस का 4x और माइनस का 24। चलिए यहां से अब x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 6 आ जाएगा, और यहां से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन होना चाहिए, x प्लस 6 यहाँ से कॉमन लिया मैंने तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 4 बन गया। बराबर दोनों को 0 पे रखो, तो 0 पे रखेंगे, देखो x प्लस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 6 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं,
माइनस में आएगी नहीं गिनती, और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 है, तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर यहाँ पर 4 आ गया, तो ये बराबर 5 आ जाएगा, ये बराबर 6 आ जाएगा। 4 5 6 क्रमागत संख्या है वो भी, उनको जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 6 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 और 6 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे से 7:2 और 7/11 के अनुपात में मिलाकर नया बनाया जाता है, तो दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे के मध्य क्या अनुपात होगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो एलिगेशन का क्वेश्चन है। दो मिश्र धातुएं हैं, एक जो है वो 7:2 में बनी हुई है, और एक जो है वो वापिस किस अनुपात में बनी हुई है, 7:11 में बनी हुई है। इन दोनों को मिलाकर जो है क्या किया गया, नई जो है वो एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, और दोनों मिश्र धातुओं को जो है वो क्या किया गया है, समान मात्रा में मिलाया गया है। जब इन दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया है तो देखिए कि आप इसको किस तरह से करेंगे। अपन कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, एक इसको 2 से गुणा मल्टीप्लाई करना है और एक इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करना है, इसको 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14 और इसमें जोड़ दो, तो 7 और 14 कितने हो गए आपके पास में 21, और इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 11 और 4 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर लिए किया तो ये 7 और ये अनुपात 5, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या मिल जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर से देखिए आप, 7:2 और 7:11 दे रखा है। जब भी ये दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाया जाए, तो समान मात्रा में मिलाना है, तो समान मात्रा में मिलाने के केस में आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में जो है आपको जो है मल्टीप्लाई विद 2 करना है, क्योंकि समान मात्रा में मिलाना है। दोनों को आधी आधी मात्रा में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है वो 7 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 21:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी औरतें और बच्चे 9:4:1 में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए 9:4:1 में काम कौन कर रहा है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये चिल्ड्रन है। 8:5:3 में इनकी मजदूरी है, और 2,850 रुपए जो है वो इनकी मजदूरी है, और 60 औरतें काम कर रही है। तो देखिए फीमेल 60 काम कर रही है, बराबर 4 4 एकम 4 और 15 जोक 60, यानी 1 अनुपात बराबर 15 है, तो 135 तो हो गए मेल, 60 हो गई फीमेल और 15 हो गए बच्चे। अब इनकी जो मजदूरी उसको x के रूप में मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x से, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x से। मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए 8 पंजे 40 हासिल का 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 10, 1080x प्लस 300x और 5 3 45x। इनको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 1380 में 45 जोड़ेंगे आप तो यह आ जाएगा 1425x। 1425x बराबर कितना दे रखा है, 2850 दे रखा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2850 बटा 1425, जस्ट डबल बार कट रहा है, 25 दूना 50, 14 दूना 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और बच्चे की मजदूरी पूछी है, बच्चे की मजदूरी कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है, x बराबर 2 है, तो 3 को 2 से गुणा किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। जनसंख्या कितनी दे रखी है, 9, 26 और 100, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है 2 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले जो इसकी जनसंख्या थी वो x थी, तो x का कितना परसेंट, 5% से बढ़ रही है ये, तो 105/100 इंटू 105/100। ठीक है, तो वही 5 से काट लीजिए, ये 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार और ये 20 बार, तो 21 को 21 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए 21 इंटू 21/20 इंटू 20। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9,26,100। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये तो हो जाएगा ऊपर, तो 926,100 इंटू 2020 इंटू 2020 बटा जो है वो नीचे क्या आ जाएगा आपका 21 इंटू 21 बराबर आ जाएगा x। ठीक है, चलिए तो फिर सॉल्व करें इसको। 21 से इसको काट के देखिए था कट रहा है कि 21 में आप इसको कहेंगे तो 21 चौक 84, पीछे बच रहा है आपका कितना, 84 के हिसाब से पीछे बच जाएगा आपका 8, है ना। फिर 8 और 6 में 21 चौक 84, 2 और 1, तो देखिए कट रहा है ये, 21 से सीधा सीधा काटिए इसको, 21 चौक 84, पीछे बचा 8, 8 और 6 86, वापस 21 चौक 84, 2 और 1, 21 से कम 21 और 2 0, ये वर्ड कट गया। और फिर से 21 से काटोगे आप इसको तो ये फिर से कट जाएगा, 21 दूना 42, 2 और 1
21 एकम 21 और 2 जीरो 2100 इंटू 20 तो देखिए 21 दूना 42, 42 दूना 84, तो 8,40,000 इसका आंसर हो गया। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 है। सेम क्वेश्चन 2021 में भी था। तो सबसे पहले पीआरटी, सबसे पहले ऐसा ही निकाल लीजिए। ऐसा ही निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पीआरटी, पी है नहीं अपने पास में, तो x मान लीजिए इंटू 10 इंटू 2/100, तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए 20x/100। 20 से इसको काटिया तो ये आ गया x/5। ठीक है, सी आई ज्ञात करना है। सी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R/100 की घात कितनी हो जाएगी 2, ये माइनस P, क्योंकि हमको क्या करना है, ब्याज निकालना है। और यहाँ पे जो है ब्याज का अंतर दे रखा है 874, तो यहाँ पे फिर से देखिए क्या हो जाएगा, Px हो जाएगा 1 + 10/100 की घात कितना हो जाएगा 2 माइनस का P, सॉरी माइनस का P नहीं, माइनस का x मान रखा है ना हमने। ठीक है, फिर चलिए आगे देखिए आप। अब आगे देखिए आप, यहां से जो है आपके x + 10/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 110, 110/100, ठीक है, इंटू 110/100 माइनस का x। अब देखिए यहाँ पर 100 में से 110, और इसको अपन वैसे भी सोल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल, तो 11 को 11 से गुणा किया तो 121, 121 x/100 माइनस x। यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 121x माइनस 100x। ठीक है, तो 121 में से 100 गया तो क्या बच गया, 21 बच गया। ठीक है, 21/100, यह आ गया आपके लिए 21/100। ठीक है, अब माइनस करिए, 21x/100 माइनस x/5 बराबर 874। इसको सॉल्व करिए आप, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21x माइनस ये 20 को इसी गुना किया तो ये आ जाएगा 20x। तो ये क्या बच गया आपके लिए बराबर 874। यहाँ से क्या बच गया x/100 बराबर 874। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ गया आपका 87400, तो ये आ गया 87400। चलिए, एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत का विवरण पाई चार्ट 2018 में जून और जुलाई, दो अलग अलग 2018 का क्वेश्चन था, तो 2018 में पेपर हुआ था, उसी का सवाल बनाया गया है। अभी आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कुल 13,200 रुपए हैं और यहाँ पर 16,500 रुपए हैं, दोनों तरफ चीजें सेम है, बचत, भोजन, यातायात, कपड़ा और शिक्षा। वहां पर जो है आपको 2018 जुलाई का दे रखा है, यहाँ पर जून 2018 का दे रखा है, और ये पूछ रहा है यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है, लगभग। तो यातायात और भोजन पर, यहाँ यातायात और भोजन पर देखिए कितना है, 25 और 20% है, और वहां यातायात और भोजन पर जो है वो 90-90 बता रखा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। तो अब सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि ये सब जो है वो 100 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। 15 15 30, 30 और 50 और 20 ये 100 के हैं, तो 1% बराबर 100% बराबर 13,200 है, तो 1% बराबर जो है वो आपका कितना आ गया, 132 रुपए आ गया। तो ये देखिए 20% भोजन पर 25% आता है 45%, तो 45 को आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 132 से। 45 को 132 से गुणा करेंगे तो 90,009, 45 दिए कितना होता है 135, 135 में आप जोड़ो कितना 9, 135 में आपने 9 जोड़ा तो ये 144 का 4 हासिल का 14, और 45 कम 45 और 14 कितने हो गए आपके लिए 5 और 9, ये हो गया 5,940, तो जून का। अब निकालना है आपको जुलाई का, तो जुलाई के अंदर देखिए यहाँ पर टोटल 360 हो रहा होगा, 90 90 180, 180 और 200, 200 और 160, 360 हो रहा है ना। तो 360 के हिसाब से देख लीजिए आप, 360 बराबर जो है आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 16,500 दे रखा है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 16,500 में किसका भाग दे दीजिए, 360 का भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 का भावड़ा इसमें देंगे अपन, तो 18 से काट लो, 18 दूना 36, और ये हो जाएगा 18 8 144,
तो 360 बराबर जो है यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, 16,500 दे रखा है, और यहाँ पे हमको क्या बता रखा है कि भोजन और यातायात पर 180 खर्च हो रहा है। तो 360 बराबर 1650 है, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए 8,250। अब देखिए यहाँ पर जुलाई में पैसे खर्च कर रहे हैं अपन 8,250 और जून में कर रहे हैं 5,940, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 8,250 में से हम 5,940 निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपके सामने समथिंग आ जाएगा 12 में से 9 गए तो 3 और 7 में से 5 गए 2310 रुपए। अब 2310 रुपए जो है वो ज्यादा है किस पर, 5,940 पर। तो 2310 बटा 5,940 इसका परसेंट निकाल लेंगे हम, तो ये आपके सामने समथिंग देख लो क्या हो जाएगा, 23,100 में अपने को 594 का भाग देना है। अब 23,100 में हम 594 का भाग देंगे तो देखिए ये समथिंग समथिंग कितनी बार जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, यानी समथिंग ये आएगा 38.888 के आसपास आएगा। तो लगभग अपना ये आंसर क्या आ जाएगा, 39% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39% आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने 2018 के बहुत सारे क्वेश्चन देखे और आपने देखा 2018 में के बाद में 2021 में पेपर हुआ और 2021 की क्लास आपको पहले मिल गई, तो 2021 और 2018 में देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है, सिमिलर है। तो आप ये मत सोचिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वापस नहीं आएगा, आपको सिर्फ आपकी प्रिपरेशन करनी है। और साइंस मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप थोड़े से भी वीक हैं या आपको ऐसा लगता है कि साइंस में रीजनिंग तो हम करना ही नहीं चाहते, तो ये भूल मत करना। आप ये क्लासेस देखिए आप, इसके बाद आपको ये क्लास और मिलेगी 2016 वाले पेपर की। ठीक है, तो उस वाले पेपर के बाद में आपकी चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि हाँ हमको ये चीजें करनी है और हमको कम से कम टारगेट मान के चलना है कि 30 में से हमको 15-20 क्वेश्चन तो सही करके आने ही है। इन क्लासेस को भी अगर आपने सही देख के और अगर क्वेश्चंस किए हैं ना तो इनका आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। अगर आप कंप्लीट इसका पेपर, जैसे साइंस में रीजनिंग तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, करंट जीके या पूरे पेपर और उसके आंसर की चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पेपर और उसकी जो है आंसर की जो है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और कल दोनों क्लासों को अच्छे से देखिए, जो जो टॉपिक इसमें है उसको अच्छी तरह से करके जाइए। ये टॉपिक भी अच्छी तरह से करके अगर आपको 10-15 क्वेश्चंस का फायदा हो जाता है तो इतने कम समय में 10-15 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कंसंट्रेट करके पढ़िए, 1 तारीख को पेपर है आपका। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।